नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा से वांटेड श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा पुलिस इस वक्त उत्तराखंड पहुंची है। नोएडा पुलिस करीब 3 टीमें यहां पर पहुंची है उत्तराखंड में, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन में श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई है नोएडा पुलिस। त्यागी की आखिरी मोबाइल लोकेशन हरिद्वार की बताई जा रही है। ऋषिकेश में भी इसके बाद मिली है लोकेशन। त्यागी का मोबाइल लास्ट ऋषिकेश में ही बंद हुआ था। श्रीकांत हरिद्वार के एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि श्रीकांत उत्तराखंड में हो सकता है। इसको लेकर नोएडा पुलिस की 3 टीम इस वक्त उत्तराखंड पहुंच चुकी है। हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन में श्रीकांत की तलाश की जा रही है। मोबाइल लोकेशन हरिद्वार के बाद ऋषिकेश में मिला था। त्यागी का मोबाइल लास्ट लोकेशन ऋषिकेश में भी था, इसीलिए यहां पर एक टीम को भेजा गया है। श्रीकांत हरिद्वार के एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। उसकी गाड़ी भी टोल प्लाजा से बरामद की गई है, इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड में हो। इसलिए नोएडा पुलिस की 3 टीमें इस वक्त उत्तराखंड पहुंची है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जो कि नोएडा से फरार चल रहे हैं, जिनके पीछे जिनकी लास्ट लोकेशन ये बताई जा रही है, जो सूत्रों के द्वारा अभी तक खबर आई है, उसमें ये जानकारी मिल पा रही है कि श्रीकांत त्यागी का लास्ट लोकेशन ऋषिकेश रहा है। यानी कि वो हरिद्वार में भी उनका लोकेशन मिला है, ऋषिकेश में भी उनका लोकेशन मिला है। ये लोकेशन मिलते ही पुलिस यानी कि नोएडा पुलिस की 3 टीमें उत्तराखंड में अब श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है, जिसमें एक टीम हरिद्वार में, एक टीम तपोवन और तीसरी टीम को ऋषिकेश में बताया जा रहा है। अब लगातार क्योंकि टीम इनकी छानबीन कर रही है और श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है। जी ठीक है, तो यूपी पुलिस यानी कि नोएडा पुलिस वहां पर पहुंच गई है। और कुछ अब तक पता चल पाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद किसी टोल प्लाजा पर श्रीकांत त्यागी की कार भी बरामद कर ली गई है। सत्येंद्र, बिल्कुल अभी तक ये जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की एक सीसीटीवी फुटेज जो कि अभी हरिद्वार में बरामद हुआ है पुलिस को, उसकी भी अभी सूत्रों द्वारा ये खबर सामने आई है। और पुलिस अब नोएडा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है। तो अभी तक कुछ पता चल पाया कहां जा सकता है? क्या कोई उसका ठिकाना है या किसी के पास जा सकता है? कुछ खबर इस बारे में लग पाई है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी अभी तक खबरें आई हैं वो सब सूत्रों द्वारा आई हैं कि क्या कुछ आगे मिल सकता है, लेकिन ये पुख्ता अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर में है कहाँ, क्योंकि उसके पीछे लगातार बड़ी पुलिस लगी है, उसकी तलाश तो कर रही है। उसका मोबाइल फोन जिसको पुलिस लगातार सलमान से लगातार सलमान से लगा रखा है, वो भी कल शाम से बंद है और लास्ट उसकी जो लोकेशन है वो ऋषिकेश में दिखी थी। जी, और जिस सीसीटीवी फुटेज में श्रीकांत त्यागी कैद हुआ है, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि गाड़ी तो उसने छोड़ी, क्या इसके बाद किसी और गाड़ी में सवार होकर वो उत्तराखंड की तरफ निकला है? बिल्कुल, जिस सीसीटीवी फुटेज की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में अभी पुलिस को मिला है, उस सीसीटीवी फुटेज में अभी तक ये जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी हरिद्वार में हारी की पैड़ी की तरफ पैदल जा रहा था। इसके बाद उसे कहाँ की किस तरफ निकला, उसकी भी लगातार हर सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और ये जानकारी जुटा रही है कि वो किस तरफ दिखा, क्योंकि उसके बाद श्रीकांत त्यागी का लास्ट जो फोन खुला था वो बताया जा रहा है वो ऋषिकेश में खुला था, जिसके लिए एक टीम जो नोएडा की 2 टीमें वो ऋषिकेश में पहुंच चुकी है। एक तपोवन इलाके में छानबीन करे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार इसलिए भी सेफ जोन माना जाता है क्योंकि इस तरफ सबसे ज्यादा जो आश्रम है वो यहाँ मिलते हैं और आश्रमों में कहीं ना कहीं ये छिपे होने की अभी तक भी एक आशंका जताई जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में हो सकता है श्रीकांत त्यागी, इसको लेकर नोएडा पुलिस की 3 टीमें इस वक्त उत्तराखंड रवाना कर दी गई है। हरिद्वार में उसे देखा गया, सीसीटीवी में उसे कैद किया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन ऋषिकेश था, इसलिए वहां पर भी तलाश की जा रही है और तपोवन के आसपास के एरिया में भी उसकी तलाशी की जा रही है, ताकि उसकी धरपकड़ हो सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके। तो लगातार उसकी तलाश की जा रही है। नोएडा पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है। बड़ा एक्शन उसके आवास, जो ओमेक्स स्थित आवास है, उस पर की गई है। बुलडोजर चलाया गया है, साथ ही कई टीमें बनाकर, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह पर उसकी तलाश की जा रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके।
और अब बात पुष्कर सिंह धामी की, जिनका दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने वाले हैं। बैठक में उत्तराखंड की कई सड़कों के विस्तारीकरण पर मुहर आज लग सकती है। वहीं पीलीभीत से खटीमा हाईवे और सितारगंज से टनकपुर हाईवे को 4 लेन करने पर भी आज मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग के प्रस्ताव पर भी आज परिवहन मंत्री से बातचीत, केंद्रीय परिवहन मंत्री से सीएम की बातचीत हो सकती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि सड़कों के विस्तारीकरण पर आज मीटिंग में मुहर लग सकती है। वहीं पीलीभीत से खटीमा हाईवे और सितारगंज से टनकपुर हाईवे को 4 लेन करने पर भी पर्यटन मंत्री से बातचीत हो सकती है मुख्यमंत्री की। बातचीत करने के लिए पवन गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है, कब होनी है ये मुलाकात और बेहद अहम उत्तराखंड के लिहाज से सड़क के विस्तारीकरण को लेकर? देखिए, सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये बैठक नितिन गडकरी के साथ होनी है और इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं सड़क परियोजनाओं को लेकर, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें या उसके अलावा अभी बारिश के मौसम में आपने देखा कि बहुत सारी जो रोड हैं या जो हाईवेज हैं वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिसमें बहुत ज्यादा समस्याएं उत्तराखंड के लोगों को आ रही हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा इस पूरी बैठक के दौरान हो सकती है। तो दोपहर को 11:30 बजे जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पहुंचेंगे और वहां उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें कल की, तो कल उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो इन दोनों ही मुलाकातों में जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर चर्चा की गई थी। अब से कुछ दिन बाद ऐसी सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है, कुछ दिन बाद बहुत जल्दी ही उत्तराखंड के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ये सब लगातार जो पिछले 4 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ से दिल्ली दौरा चल रहा है, उस पर लगातार वो कई सारे मंत्रियों से, केंद्रीय अलगामान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो उत्तराखंड के भले में जो काम किए जा सकते हैं उनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल की मांग की, जिससे इन पहाड़ी राज्यों के लिए उनकी स्थिति के अनुकूल विकास का खाका तैयार हो सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड में टनल पार्किंग बनाने की मांग भी की और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी बातचीत रखी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा के अलावा कांवड़ यात्रा में भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उससे वहां की जनसंख्या घनत्व पर भी बड़ा फर्क पड़ता है और इसी को देखते हुए विकास की योजनाओं के सुझाव मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। में हमको आसानी से पार्किंग प्राप्त हो पाए, उसके लिए कोई अन्य जगह न देखनी पड़े, पहाड़ों के अंदर ही कैविटी बनाकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, इससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिमालयन के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से जो विकास का मॉडल है अलग से बनना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों की समीक्षा होनी चाहिए, इस पर भी कोई एक समीक्षा होनी चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि हिमालयन राज्यों की एक संगोष्ठी नीति आयोग के द्वारा अलग से भी होनी चाहिए, जिसमें कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार वहाँ पर विकास का मॉडल बनना चाहिए। तो नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए अपनी बात रखी, खासतौर पर 4 धाम यात्रा हो या पर्यटन के लिहाज से क्या क्या आवश्यकता है उत्तराखंड को, ये सारी बातें नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से रखी। और रुद्रप्रयाग से बात करें तो यहां पर तड़ाग गांव से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। गांव की सड़क में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण तड़ाग गांव के कई परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में खुद ही कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए। वीडियो में अब आपको जो हम दिखाएंगे उसमें साफ तौर से आप देखेंगे कि किस तरह से चोपता तड़ाग भुंचाल मोटर मार्ग पर ग्राम सभा तड़ाग में किस तरह से पहाड़ी टूटती और दरकती दिखाई दे रही है, जिससे ग्रामीण रात भर दहशत में रहे। वहीं ग्रामीण जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं और जब प्रशासन ने नहीं सुना तो खुद वहां पर मौजूद जो ग्रामीण थे, जो वहां पर रहते हैं, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट वहां से कर लिया है। तस्वीरें भयावह है, डराने वाली है। जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार इस जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, टूट रहे हैं और भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है। ये भी अभी विगत कई दिनों से चोपता तड़ाग भोसाल मोटर मार्ग पे लगातार भूस्खलन की समस्या आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हम रात भर सोए नहीं है। सुबह से हम यहाँ पे उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर मकान हैं, वहाँ पे आवासीय भवनों का बहुत खतरा बना हुआ है।
और आखिरकार 32 घंटे से बंद स्वाला के पास बंद टनकपुर चंपावत हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। इसके पहाड़ से आने जाने वाले यात्रियों के साथ साथ प्रशासन ने भी अब राहत की सांस ली है। हाईवे खुलने के बाद अब लोगों को भाया हल्द्वानी देवीधुरा 150 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे से ही स्वाला पहुंच गई थी। 2 जेसीबी ने सड़क पर पड़ा मलबा हटाया। हालांकि पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर मलबा नीचे आ रहा है। डीएम ने लोगों से सड़क की जानकारी लेने के बाद ही आगे का सफर तय करने की अपील की है। आगे पास में टनकपुर में मलबा आ रखा था, उसकी वजह से हम जा नहीं पाए। मैं टनकपुर में रुके हुए हैं। अब वो सड़क खुल गई है तो हम जा सकें। और टेरी में घनसाली के नेलचामी नदी में पैर फिसलने से एक महिला बह गई और उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन को चलाया। घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर महिला का शव बरामद कर लिया गया। हम आपको बता दें कि 32 साल की लीला देवी खेत में काम करने के लिए गई थी। नदी पार करने के दौरान उनका पैर फिसल गया और महिला नेलचामी नदी के तेज बहाव में बह गई। बाद में उनके शव को 1.5 किलोमीटर दूर बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से हमने सर्चिंग की, करीबन 1.5 किलोमीटर दूर सर्चिंग करी। सर्चिंग करते करते जब नीचे गए तो वहाँ पे एक जगह थोड़ी सी खाई सी थी। उस खाई में उसके पैर ऊपर निकले हुए थे, पानी से ऊपर निकले हुए थे। तो उसमें हम लोगों ने उसको फिर निकाला, बॉडी बैग में रखा। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद पड़ गया है। गंगनानी के पास गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गया। वहीं बनास के पास मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे भी बंद पड़ गया है। यहां पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे खोलने का काम इस वक्त चल रहा है। तो स्थिति यह है कि बनास के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। दोनों तरफ जो लोग आते जाते हैं उनको भारी परेशानी हो रही है। लंबी लंबी कतारें यहां पर लोगों की देखी जा रही है। और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर पहाड़ टूटने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग के पास पहाड़ टूटकर अलकनंदा नदी की तरफ भरभरा कर गिरा। तस्वीरें आप देखें कि कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। ये आप भी देख सकते हैं कि खड़े पहाड़ से मलबा गिर रहा है। गनीमत ये रही कि इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं है। हालांकि लोगों में डर जरूर बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे अलकनंदा में गिर गया। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। डुंडा के पास पहाड़ी से बस्ती की तरफ बोल्डर गिरे हैं। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से 8 दुकानों समेत 2 गाड़ियों को इससे नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बोल्डर यहां पर गिरे। पहाड़ी के पास से, डुंडा के पास से नीचे कुछ बस्ती थी, कुछ दुकानें थी, कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, जिससे ये बोल्डर गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई। और हरिद्वार से खबर, जहां पर आग से खेलना युवक को भारी पड़ गया। आग से स्टंट करते हुए युवक के कपड़ों में पूरी तरह से आग लग गई। मामूली रूप से झुलस गया है युवक। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस के लिए तैयारी कर रहा था ये स्टंटबाज। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर की घटना है, जहां पर स्टंट दिखाता दिखाता अचानक इस युवक के शरीर में आग लग गई। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत इस आग को बुझा दिया, जिससे मामूली रूप से युवक झुलसा है। और रुड़की से बड़ी खबर लेते हैं, यहां के भगवानपुर के पुहाना में खुदाई के दौरान गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल पुहाना की एक कंपनी का निर्माण कार्य का काम यहां पर चल रहा था। वहीं खुदाई के दौरान यह हादसा हो गया। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानों पर भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में बारिश से पथरी रौ नदी में अचानक से उफान आ गया। पानी के तेज बहाव में हरिद्वार के सुमन नगर में बना रपटा बह गया। वहीं नवोदय नगर में नदी किनारे बने कई मकानों के सामने की मिट्टी बह गई और मकान खतरे की जद में आ गया, जिसके बाद 6 परिवार सुरक्षित स्थानों पर अब चले गए हैं। नैनीताल को खतरे में डालने वाले अवैध निर्माण पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। विधायक ने कहा कि कुछ दिन पहले ही CRST के पीछे वाले इलाके में कार्रवाई की गई है और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने बिना अनुमति मकान बनाया है।
आपको बता दें कि शहर में अवैध निर्माण का भार इस कदर बढ़ गया है कि शहर के बलिया नाला की पहाड़ी खतरे में आ गई है और धीरे धीरे टूट रही है। इससे नैनीताल शहर में भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए भूवैज्ञानिक मान रहे हैं कि नैनीताल शहर में अवैध निर्माण के भार से ये सब कुछ हो रहा है। और नई टिहरी शहर और चंबा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार के आतंक से दहशत का माहौल है और शाम होते होते ग्रामीण घरों में कैद हो जा रहे हैं। नई टिहरी के एम ब्लॉक और चंबा रानी चौरा क्षेत्र में गुलदार देखे जाने से लोग डरे सहमे हुए हैं। वहीं चंबा क्षेत्र में गुलदार मवेशियों को भी अपना निवाला बना रहा है, जिसके चलते ग्रामीण जंगल में घास लेने तक नहीं जा पा रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग शिकायत के बावजूद क्षेत्र में पिंजड़ा नहीं लगा रहा है और किसी घटना के बाद ही वन विभाग हरकत में आएगा। बेघर और भूखे स्ट्रीट डॉग्स को बचाने और उनको घर दिलाने की मुहिम में देहरादून के 4 स्टूडेंट्स पिछले 1 साल से जुटे हुए हैं। अपनी पॉकेट मनी और डोनेशंस के सहारे ये स्टूडेंट्स करीब 400 स्ट्रीट डॉग्स के लिए फरिश्ता साबित हुए हैं। अपने आसपास गली मोहल्ले में घूमते हुए कुत्तों पर क्या आपने कभी गौर किया है? ज्यादातर लोग इनको आवारा समझकर भगा देते हैं। ऐसे ही सैकड़ों कुत्तों को देहरादून में आशियाना मिला है। 2 साल पहले ग्रेजुएशन कर रही गरिमा ने रेस्क्यू बाय गरिमा नाम से मुहिम चलाई। अपनी पॉकेट मनी लगाई, धीरे धीरे मुहिम ने जोर पकड़ा और गरिमा के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आशीष, अंकित और समर भी जुड़ गए। अब चारों ने मिलकर राजधानी में शेल्टर हाउस खोला है, जहां देहरादून के लोग भी मदद करते हैं। अब रेस्क्यू किया तो हमारे पास रखने की जगह नहीं रहती थी। हम लेके तो जाएं, लेकिन ट्रीटमेंट हम कहाँ प्रोसीड करें? 15 दिन तक वो जानवर हमें दोबारा मिले ना मिले। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे ऐसे जानवरों को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाए। एक तरीके का हमने शेल्टर एक ये बनाया है। फिर हम लोकेशन पे जाके डॉग को अगर स्पॉट ट्रीटमेंट दे सकते तो हम उनको स्पॉट पे ट्रीटमेंट दे देते हैं, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट डॉक्टर पे लेके जाते हैं। डॉक्टर पे उनका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर हमें आगे उसी ट्रीटमेंट को फॉलो अप करने के लिए कहते हैं। फिर डॉग को शेल्टर में लाया जाता है, जब तक से डॉग ठीक नहीं हो जाता उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं हम लोग। ग्रुप के एक सदस्य समर का कहना है कि उनके पिताजी और दादाजी की मौत स्ट्रीट डॉग के काटने से हुई, जिनको कि रेबीज था। इसीलिए उसने स्ट्रीट डॉग की सेवा करने की ठानी। ये वो स्ट्रीट डॉग हैं जो घायल और बीमार हैं, जिनके लिए कोई भी सहारा नहीं है। उनका सहारा अब ये युवक बन रहे हैं। मतलब मैं घर पे भी मेरे 5 डॉग्स हैं, तो मम्मी सपोर्ट करती हैं। मतलब कि जब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो या घर पे भी हैं मेरे 5 डॉग्स, तो मम्मी तो पूरा सपोर्ट करती है। जितना हो सके हम चाहते हैं कि मतलब हम खुद से ही कर देते हैं जितना थोड़ा बहुत होता है, बट बाकी जैसे फूड वगैरह वो हमको ऑनलाइन, हमारा एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट है रेस्क्यू बाय गरिमा नाम से इस शेल्टर होम का, तो वहाँ पे मतलब जो लोग हमारे साथ 50,000 लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो उसमें से कुछ लोग मतलब हमें फूड से हेल्प कर देते हैं। अभी शेल्टर होम में 40 स्ट्रीट डॉग्स रह रहे हैं। अभी तक 400 का इलाज हो चुका है। ग्रुप की कोशिश होती है कि इन बेजुबानों को घर भी मिले। इसके लिए डॉग्स लवर से संपर्क साधा जाता है। आवारा पशु को शेल्टर देने के नाम पर कई एनजीओ बिना काम के चांदी काटते हैं, लेकिन देहरादून के ये वो 4 युवा हैं जो बिना किसी सरकारी मदद के देहरादून के एक जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको एक नया जीवन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।